सलाम साथियों, लास्ट वीडियो में हमने काइनेमैटिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स एंड मैकेनिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि काइनेमैटिक्स को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। दूसरा पार्ट मोशन इन अ प्लेन, जिसे हम 2 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। और तीसरा पार्ट रहेगा हमारा रिलेटिव मोशन। तो आज की इस वीडियो में हम काइनेमैटिक्स का पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम 3 चीजें समझने वाले हैं: पोजीशन वेक्टर, मोशन एंड रेस्ट का कंसेप्ट, और तीसरा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो के लेक्चर आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा ही अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि काइनेमैटिक्स को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट रहेगा हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा पार्ट मोशन इन प्लेन है, तीसरा पार्ट रिलेटिव मोशन। तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किससे स्टार्ट करेंगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहले हम ये तो समझ ले, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, माने क्या है। बट माय डियर फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले आपको मोशन का कंसेप्ट आना चाहिए कि मोशन का कंसेप्ट क्या है। कब हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है और कब हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में नहीं है, उस कंसेप्ट को आपको पहले समझना होगा। बट मोशन के कंसेप्ट को समझने से पहले आपको पोजीशन वेक्टर को समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालिए, पहला टॉपिक डालिए, दैट इज पोजीशन वेक्टर। दैट इज पोजीशन वेक्टर। यदि आप पोजीशन वेक्टर को समझ पाओगे तभी आप मोशन को समझोगे, मोशन को समझोगे तो मोशन स्ट्रेट लाइन को समझ पाओगे। ओके, अब आप देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आप मुझे ये तो बताओ कि पोजीशन किसे कहते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पोजीशन का क्या मतलब है? आप कहोगे सर पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब है लोकेशन ऑफ अ बॉडी। ये तो सिंपल है, लोकेशन ऑफ अ बॉडी कहो या लोकेशन ऑफ अ पॉइंट कहो, बात सेम है। किसी भी पॉइंट की या किसी भी बॉडी की लोकेशन ही तो उसकी पोजीशन कहलाती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बट यहाँ पे एक चीज देखो जरा। मैंने कहा क्या? यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स है। क्या है? 3 स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है, स्टूडेंट डी है। मैंने इन तीनों स्टूडेंट से एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? सवाल ये था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए की जरा पोजीशन बता दो। जब मैं बी पॉइंट पे गया तो बी ने कहा, बी स्टूडेंट के पास गया तो बी ने कहा, क्या कहा? कि ये मेरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मैंने सी से कहा, सी ने कहा ये मेरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है। और मैंने डी से कहा तो इसने कहा ये मेरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पे है। एक सवाल, 3 अलग अलग जवाब। अब यहाँ पे और एक सवाल उठता है, क्या तीनों सही है या तीनों में से एक गलत है, और या तीनों में से 2 गलत है या तीनों गलत है? कौन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ रही है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सही है। तीनों अपनी अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए ये सवाल पूछा। अगर मैं इसके बजाय ये सवाल पूछता कि यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे दिवाली का माहौल चल रहा है तो ये पटाखे जो है इसीलिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, तो इसीलिए आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, ओके, यहाँ पे पॉइंट ए है। तो अब यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। मैंने अब सवाल यही तो पूछा, बट इसको थोड़ा और एक पॉइंट ऐड कर दिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, बट यहां पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ये ओ कहाँ है सर? यहां पे मैंने अब ओ पॉइंट ले लिया। मैंने अब तीनों से क्या सवाल पूछा? तीनों से मैंने ये सवाल पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए बट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ओ से मुझे ए की पोजीशन बता दो, बी से भी कहा, सी से भी कहा, डी से भी कहा। बी ने सब सवाल पढ़ा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, उसने कहा पॉइंट ओ से तो ये इतनी दूरी पे है, लेट्स सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर। और सी ने जब सवाल पढ़ा तो विद रिस्पेक्ट टू, सर विद रिस्पेक्ट टू वो तो 5 सेंटीमीटर ही है। डी ने पढ़ा, उसने भी कहा विद रिस्पेक्ट टू ये तो 5 सेंटीमीटर है। जैसे ही इस और इस सवाल में क्या फर्क है, यहां पे मैंने पॉइंट ओ को इंट्रोड्यूस किया जबकि यहां पे पॉइंट ओ था ही नहीं। इस ओ को ही कहते हैं, यानी जो ये पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया इसको ही कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये सब मैं अभी और क्लियर कर दूंगा, अभी मैं थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहा हूं। इसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं, किसी भी पॉइंट की या किसी भी बॉडी की अगर आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना होगा। यदि आप रेफरेंस पॉइंट दे देते हो तो उस पॉइंट की या बॉडी की जो पोजीशन है वो डिफाइन हो जाती है, जबकि यहां पे इसकी पोजीशन डिफाइन ही नहीं हो रही थी क्योंकि यहां पे रेफरेंस पॉइंट मिसिंग था। तो किसी भी पॉइंट की या बॉडी की अगर आपको लोकेशन डिफाइन करनी है, पोजीशन डिफाइन करनी है, तो आपको रेफरेंस पॉइंट को पहले डिफाइन करना होगा, बताना होगा। ठीक है, इसी को अंग्रेजी भाषा में लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा? ये एक्सप्लेनेशन था। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा? दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा इन ऑर्डर टू define position of a body या point, first we need to define reference point, right? अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है अभी बताया। रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच पोजीशन ऑफ अ बॉडी या पॉइंट इज मेजर्ड। तो मैं कह सकता हूं कि अगर हमें किसी भी पॉइंट की, किसी भी बॉडी की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, डिफाइन करनी है, तो पहले हमें रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना होगा। अब देखो, मान लो ये रहा मेरा पॉइंट ए और ये रहा एक रेफरेंस पॉइंट जिसको मैंने ओ कहा। अब मैंने रेफरेंस पॉइंट ओ तो डिफाइन कर दिया और मुझे ए की पोजीशन चाहिए। अब फिजिक्स में, मैथ्स में अब इसका पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, बट अब डिफाइन कैसे करोगे? उसके लिए आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। हम अब इसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब हम यहां पे आते हैं पोजीशन वेक्टर। अभी क्या कहा हमने? अभी कहा हमने पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन मतलब लोकेशन ऑफ अ बॉडी। अब पोजीशन को डिफाइन करना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट को पहले डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन किया, अब हमें पोजीशन जो है यहां पे डिफाइन करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। अब क्या है ये पोजीशन वेक्टर? आओ समझते हैं। इसको नोट कीजिए आप, मिटा रहा हूं भाई। ओके, हमें ये समझना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर यहां पे समझते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट ए। ठीक है, अगर हमें पॉइंट ए की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना होगा। मैंने कहा चाहे आप रेफरेंस पॉइंट कहो या ओरिजिन कहो, बात एक ही है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हम फिजिक्स में कहते हैं और ओरिजिन हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं। बात एक ही है, चाहे आप रेफरेंस पॉइंट कहो या ओरिजिन कहो।
अब मैंने कहा ये पॉइंट ए है, इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है। आपने कहा अगर इस पॉइंट ए की पोजीशन डिफाइन करनी है तो आपको रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होगा। मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन, तो ठीक है, मान लो ओरिजिन यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस भी है। जेड एक्सिस अभी मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके चलते हैं। जब हम इसको समझेंगे फिर हम लास्ट में जेड एक्सिस को इंक्लूड करेंगे, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेट सपोज ये पॉइंट ए है, तो इसकी पोजीशन क्या मुझे डिफाइन करनी थी, इसकी पोजीशन मुझे डिफाइन करनी थी। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन को यहाँ पे ये ले लिया, या इस पॉइंट पे ले लिया। अब ओरिजिन होता क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का पॉइंट और जेड एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट सपोज इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1, y1 है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो क्या है? x1, y1 है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है जरा ये बता दो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है अभी समझाता मैं आपको। पहले ये तो बता दो कि x1 कोऑर्डिनेट जो है, x1 कोऑर्डिनेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये y एक्सिस से कितनी दूरी पे है। ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है यही x1 डिस्टेंस है। ये कहता है कि y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, और y कोऑर्डिनेट ये कहता है ये x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x एक्सिस से कितनी दूरी पे है। अब यहाँ पे देखो, जितनी दूरी ये है यहाँ से यहाँ, उतनी दूरी यहाँ से यहाँ भी है। चाहे आप यहाँ पे दिखा दो या यहाँ पे दिखा दो, बात एक ही है। ये भी x1 ही होगा और ये y1 होगा। इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे आप वहाँ दिखा दो या यहाँ दिखा दो, बात एक ही है। ओके, अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जरा देखो। एक ऐसा वेक्टर बना दो जिसका टेल यहाँ पे देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह। ये क्या होता है? ये होता है हमारा टेल, और ये क्या होता है? हमारा हेड होता है। अब पोजीशन वेक्टर क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट जिस पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो, वहां से लेकर रेफरेंस पॉइंट तक जो ये दूरी है वो उस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड बन जाती है। और डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है कि उसका टेल रेफरेंस पॉइंट पे रखो और हेड जो है उस पॉइंट पे रखो जिस पॉइंट पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो। यानी ये रहेगा हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या रहेगा हमारा? पोजीशन वेक्टर। कौन रहेगा हमारा पोजीशन वेक्टर? ये रहेगा हमारा पोजीशन वेक्टर। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। व्हाट इज आर ए? इसको मिटा रहा हूं। व्हाट इज आर ए? आर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, आप कहोगे इट इज दैट वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर whose magnitude is equal to distance between reference point and point A मतलब जहां पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो, and its direction is from reference point to that point A। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, यानी पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड O और A के बीच में जो ये गैप, ये जो डिस्टेंस है उसके बराबर है, और डायरेक्शन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट ए होती है, टू दैट पॉइंट जहां पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो। अब ये रहा ये। अब हमें करना क्या है? अब हमें जो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, जनरली इट इज डिनोटेड बाय ए। यहाँ पे ये लिख लो, जनरली इट इज डिनोटेड बाय ए। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको सॉरी ए नहीं, आर, जनरली डिनोटेड बाय आर से। यहाँ पे चूंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए था तो इसलिए मैंने लोअर सबस्क्रिप्ट में ए डाल दिया। ए का मतलब आर, ए का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ आर लिखूं इसका मतलब पोजीशन वेक्टर, अगर मैं सिर्फ
आर लिख लूँ इसका मतलब है पोजीशन, अगर लोअर सबस्क्रिप्ट में डाल दूँ इसका मतलब किसी पॉइंट का, किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हमें करना क्या है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको इन टर्म्स ऑफ x1 और y1 लिखना है, इन टर्म्स ऑफ x1 और y1 लिखना है। इसको नोट कर दीजिए, आगे चलते हैं। ध्यान से समझ, करना क्या है हमें, we have to represent r vector in terms of x coordinate and y coordinate। ये रहा हमारे पास x एक्सिस, ये रहा हमारे पास y एक्सिस, ये रहा हमारे पास ओरिजिन, ये रहा हमारे पास पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1, y1 दे दिए। ये जो दूरी है x एक्सिस से जो दूरी है दैट इज y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से जो दूरी है, y एक्सिस से जो दूरी है वो क्या है, x1 कोऑर्डिनेट। ओके, मैंने इसको O कहा, इसको मैंने पॉइंट B कहा। ये हमारा क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है जिसका जो टेल है वो रेफरेंस पॉइंट पे, हेड उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसको मैंने RA कहा। अब यहाँ पे देखो, ये जो OB आपको दिख रहा है मैंने इसको वेक्टर बना दिया। वेक्टर कैसे बना दिया, मैग्नीट्यूड तो x1 के बराबर होगा, OB के बीच में जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड उसके बराबर होगा, और डायरेक्शन कहाँ, इसकी टेल मैंने रेफरेंस पॉइंट पे और हेड यहाँ पे रख दिया। तो मैंने OB को एक वेक्टर बना दिया। क्या बना दिया, OB को यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया, OB को यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, x1 है, इसका मैग्नीट्यूड x1 है। OB कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग OB वेक्टर, OP कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग OB कैप। अब यूनिट वेक्टर अलोंग OB वेक्टर वही होगा जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही डायरेक्शन है। सो चाहे आप यूनिट वेक्टर अलोंग OB कहो या यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस कहो, बात एक ही है। और यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस क्या होता है, i कैप, दोनों पैरेलल है ना, इसीलिए यूनिट। तो OB कैप जो है, OB वेक्टर जो है वो हमारे पास x1 i कैप आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरा वेक्टर बना रहा हूँ जिसका जो टेल है वो OB वेक्टर के हेड पे रहे और जो हेड है वो उस पॉइंट पे रहे जो जिस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ये जो इसकी BA वेक्टर। अब मुझे BA वेक्टर जनाब ये बता दो, BA वेक्टर का कैसे लिखेंगे हम। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, y1। अच्छा, B कैप मतलब B कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग BA वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग BA वेक्टर वही होगा जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस क्या होता है, J कैप, पॉजिटिव है ना, J कैप। BA वेक्टर हमारा y1 J कैप आ गया। अब जरा देखो, आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा यहाँ पे बता दो, ट्रायंगुलर वेक्टर में पढ़ते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, यहाँ पे जरा देखो, OB को जरा देखो, इसका टेल यहाँ पे है और हेड यहाँ पे। जहां पे OB वेक्टर का हेड है वहां पे BA वेक्टर का टेल है। देखना, यहाँ पे देख लेना जरा, OB वेक्टर का जहां पे हेड है, OB वेक्टर का जहां पे हेड है, BA वेक्टर का वहां पे टेल है। बट BA वेक्टर का जहां पे हेड है वहां पे RA वेक्टर जो है उसका टेल नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है ना, OB वेक्टर का जहां पे हेड है वहां पे BA वेक्टर का टेल है, बट BA वेक्टर से जहां पे हेड है वहां पे AO वेक्टर का टेल नहीं है, RA वेक्टर का वहां पे टेल नहीं है। तो यहां पे जरा देखो, OB वेक्टर का जहां पे हेड है वहां पे BA वेक्टर का टेल है, तो OB वेक्टर और BA वेक्टर उनको हम कहते हैं इन ऑर्डर है। जब एक वेक्टर जब देखो यहाँ पे OB वेक्टर का जहां पे हेड खत्म होता है, दूसरे वेक्टर का यहाँ पे टेल शुरू होता है, तो हम ये कहते हैं कि OB वेक्टर और BA वेक्टर इन ऑर्डर है। जबकि तीसरे केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तीसरा इन ऑर्डर नहीं है, दो वेक्टर इन ऑर्डर है, क्योंकि एक वेक्टर का जहां पे हेड खत्म होता है दूसरे वेक्टर का वहां पे टेल शुरू होता है। दो वेक्टर इन ऑर्डर है, तीसरा इन ऑर्डर नहीं है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि जो दो वेक्टर्स इन ऑर्डर है उनका जो वेक्टर सम है
वो तीसरे वेक्टर के बराबर होता है जो इन ऑर्डर नहीं होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो RA वेक्टर है ये जो है ये वेक्टर सम ऑफ OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर के बराबर होगा। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है। थोड़ा मैंने रिवाइज कर दिया, अभी मैं सारा पढ़ा नहीं सकता कैसे आया क्या आया। ये ट्रायंगुलर लॉ है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो यहाँ पे ये दोनों इन ऑर्डर थे, ये इन ऑर्डर नहीं था, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो इसके बराबर होगा। RA वेक्टर विल बी इक्वल टू, ओके। सो यहाँ पे जरा देखो OB वेक्टर किसके बराबर है, x1 i कैप, BA वेक्टर किसके बराबर है, y1 j कैप। तो यहाँ पे RA वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1, कर दिया कि नहीं कर दिया। तो यहाँ पे ये तो मैंने सारा कंसेप्ट और सारा प्रूफ, सारा मैथ्स मैंने यहाँ पे बता दिया, बट याद क्या रखना है, इसको नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ याद क्या रखना है। इतना सारा मैंने आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आए, कोई डाउट ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, ये मैंने बता दिया। बट आपको याद क्या रखना है ज़रा पूछिए। लेट सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कल को यहाँ पे पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 दिए गए हैं। मैंने आपसे कहा मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ A चाहिए, मैंने आपसे कहा मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ A चाहिए। आपने कहा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A तो चाहिए आपको, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ x1 और y1 चाहिए। अच्छा, आपने क्या कहा, एक वेक्टर बना दो, एक वेक्टर बना दो जो कि जिसका टेल यहाँ पे और हेड यहाँ पे, ऐसा कुछ बना दो। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। अभी तो मैंने आपको लिखवाया RA वेक्टर कैसा है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। यहाँ पे x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, सो 2i कैप 3j कैप। यही तो मैंने प्रूव करा है आपको, कराए कि नहीं कराए। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RA वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, मान लो कल को, मान लो यहाँ पे -2,3 यहाँ पे आ गया। मैंने आपको कहा कि R, इस पॉइंट को मैंने B कहा, मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ B चाहिए। आपने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ B चाहिए, तो यहाँ पे टेल रख दो और यहाँ पे हेड रख दो। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब इसको कैसे कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे, x1 यहाँ पे -2 है, y1 यहाँ पे 3 है, तो RB वेक्टर विल बी इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप, राइट। मान लो कल को यहाँ पे C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, -1 है, तो आप कहोगे इसका पोजीशन वेक्टर, इसका टेल यहाँ पे रख दो, रेफरेंस पॉइंट पे, हेड C पॉइंट पे रख दो। दिस विल द पोजीशन वेक्टर ऑफ C। और RC को अगर आप इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो RC विल बी इक्वल टू, यहाँ पे x1 क्या है -2, y1 क्या है -1, सो -2i कैप -1 j कैप आ जाएगा कि नहीं। मान लो कल को यहाँ पे D पॉइंट आ गया, 2, -3 आ गया यहाँ पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह होगा, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ D। और पोजीशन वेक्टर ऑफ D यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2i कैप -3j कैप। ये आपको याद रखना है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो कैसे लिखोगे, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा दूसरे तरीके से देता हूँ। मान लो कल को कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स गिवन तो नहीं है बट थीटा गिवन है। मतलब ये रहा हमारे पास x एक्सिस, ये रहा हमारे पास y एक्सिस, ये रहा पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हैं, बल्कि जो इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है RA, थीटा ये एंगल दिया गया है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ RA विद x एक्सिस। थीटा क्या है, एंगल ऑफ वेक्टर RA विद x एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट, अब आपको कहा कि RA को रिप्रेजेंट करो, जरा RA को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट करना है, तो जरा ट्रायंगल बना दो। इसको y1 क्या है, x एक्सिस से दूरी, ये क्या है, ये रहा हमारे, ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा। अगर हमें x1 y1 मिलेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब हमें x1 और y1 चाहिए, तभी तो हम इसको कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये x1 ये y1 है, तो कैसे, देखो यहाँ पे
मान लो ये आर ए नहीं दिया गया है, ये आर दिया गया है। आर क्या है? आर क्या है? डिस्टेंस। आर क्या है? ये जो डिस्टेंस है ये आर दिया गया है। ओ और ए के बीच में आर है डिस्टेंस, ये भी दिया गया, आर भी दिया गया है और थीटा भी दिया गया है। अच्छा, अब आपको चाहिए x1 चाहिए। जरा इस ट्राइंगल में cos थीटा लगा दो। cos थीटा विल बी इक्वल टू, cos थीटा किसके बराबर होगा? x1 अपॉन आर, x1 अपॉन आर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो x1 क्या आ गया? r cos थीटा आ गया कि नहीं? इसी ट्राइंगल में जरा साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा क्या आ गया? y परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, y1 अपॉन r। सो y1 क्या आ जाएगा? r साइन थीटा। ये आपने पढ़ा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसीलिए क्या होता है, इसका इस डायरेक्शन में क्या होता है? कॉस कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन कंपोनेंट, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। इसका यहाँ पे r cos थीटा और ये रहेगा r sin थीटा। सो ये जो x1 है ये क्या रहेगा? r cos थीटा, y1 क्या रहेगा? r sin थीटा। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x1 यहाँ पे क्या है? r cos थीटा, दैट इज r cos थीटा i कैप, प्लस y कंपोनेंट क्या है? y1 कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? y1 की वैल्यू दैट इज y1 sin, सॉरी r sin थीटा, r sin थीटा जी क्या। सो यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है। मान लो कल को डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, r और थीटा गिवन है, तो तब इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर। अच्छा, मान लो कल को क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, कुछ नहीं करना है। लेट सपोज यहाँ पे ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये रहा z एक्सिस। मान लो यहाँ पे पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 दिए गए। कैसे करोगे? जिस तरह आपने आर ए वेक्टर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस z1 k कैप ऐड कर देना है, z1 k कैप ऐड कर देना है। यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। बस 3 एक्सिस आए यानी 3 कोऑर्डिनेट्स आए तो k कैप ऐड कर देना। प्लस k कैप है तो प्लस k कैप ऐड कर देना, माइनस k कैप तो माइनस ऐड कर देना। बस ये पोजीशन वेक्टर जो है ना, ये फुल डिटेल मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना बात, हमें समझना क्या था? हमें समझना था मोशन इन स्ट्रेट लाइन की क्या डेफिनेशन है। मैंने आपको बताया कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको समझना है मोशन किसे कहते हैं, और मोशन को समझने से पहले आपको समझना है पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। अब पोजीशन वेक्टर को हमने बारीकी से समझा, अब हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन को समझेंगे, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालिए, दैट इज मोशन एंड रेस्ट। अब हम मोशन एंड रेस्ट कंसेप्ट को समझेंगे। देखो यहाँ पे देखना क्या है, पहले हम समझेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट क्या है। जरा बता दो, बचपन से पढ़ के आ रहे हो भाई। मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position vector changes, when its position vector changes with respect to an observer के रेस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज हो जाए। क्या हो जाए? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है, रेस्ट की डेफिनेशन को समझते हैं, इसके बाद मैं आपको इलैबोरेट करूंगा कि इसका क्या मतलब है। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when its position vector does not change with respect to an observer. क्या मतलब है? जरा समझो। वो पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप
जल्दी रिलेट कर पाओगे। पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये रहा यहाँ पे एक गाड़ी, गाड़ी के हैं 2 पहिए, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे है पैसेंजर ए, यहाँ पे पैसेंजर बी, और यहाँ पे ग्राउंड पे है पैसेंजर, मतलब ग्राउंड पे है तीसरा आदमी, जिसको मैंने जिसको मैंने सी कहा। अब पहले केस में, केस नंबर 1 पे जरा देखो, ऑब्जर्वर मैंने ए ले लिया। कौन ले लिया? ऑब्जर्वर जो है वो मैंने ए ले लिया। ऑब्जर्वर क्या ले लिया? ए। मैंने ए से कहा जरा ये बता दो बी और सी मोशन में है कि रेस्ट में है। तो ए ने कहा भाई साहब कोई भी बॉडी मोशन में रेस्ट में, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ए को खटैक से याद आ गया कि सर ने एक डेफिनेशन बताई। इसने दोनों की डेफिनेशन पढ़ी। इसने कहा बॉडी सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन वेक्टर चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो मोशन में है। व्हेन इट्स पोजीशन वेक्टर डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन रेस्ट में। तो जब इसने दोनों की डेफिनेशन पढ़ी तो इसको एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे लगी, दैट इज पोजीशन वेक्टर। मैंने देखा कि दोनों में पोजीशन वेक्टर का खेल है। अगर किसी का पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो मोशन में है, नहीं हो रहा है डज नॉट चेंज तो रेस्ट में। तो इसने कहा क्यों ना मैं बी और सी का पोजीशन वेक्टर बना दूं। अब इसने कहा पोजीशन वेक्टर कैसे बना दूं, उसके लिए तो रेफरेंस पॉइंट है। ए ने कहा क्यों ना मैं ही इन दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता हूं। इसने रेफरेंस पॉइंट बना, अपने आप को बनाया। इसने इसका पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन कर दिया और इसका पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन कर दिया। दिस इज आर बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दिस इज आर सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। जैसे जैसे गाड़ी आगे चलेगी, गाड़ी अब पहले यहाँ थी अब यहाँ पे आएगी, ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है ये तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, वो चेंज होगा ही नहीं। बल्कि जो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये चेंज होगा, क्योंकि अभी ये पोजीशन वेक्टर है, जब यहाँ पे आएगी तो इसकी पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह हो जाएगी। पोजीशन वेक्टर लगातार चेंज होती जाएगी। तो चूंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और चूंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो ए ने क्या कंक्लूड किया? ए ने कंक्लूड किया जो बी है वो रेस्ट पे है और जो सी है वो मोशन में है। क्या यही है? जो बी है वो रेस्ट पे है, जो सी है वो मोशन में। इसी तरह केस 2 मैंने यहां पे ले लिया। केस टू यहां पे क्या? ऑब्जर्वर जो है वो यहां पे अब मैंने बी ले लिया, बी को ऑब्जर्वर ले लिया। बी को जैसे ही मैंने ऑब्जर्वर ले लिया तो सिमिलरली अब ये भी जो है डेफिनेशन ऑफ मोशन पढ़ने लगा। क्या? डेफिनेशन ऑफ मोशन पढ़ने लगा। इसने डेफिनेशन ऑफ मोशन और रेस्ट जब पढ़ा तो इसको फिर से वही इंपॉर्टेंट टर्म लगा, पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट लगा। इसने कहा पोजीशन वेक्टर चेंज हो रही है तो मोशन में, नहीं हो रहा है तो रेस्ट में। इसने फिर से अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माना और इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। जैसे जैसे गाड़ी आगे चलेगी ये पोजीशन वेक्टर तो चेंज ही नहीं होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए चेंज ही नहीं होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लगातार चेंज होती जाएगी। तो बी ने कंक्लूड किया ए जो है वो रेस्ट में है क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, सी जो है वो मोशन में है। तो इसने कहा ए जो है वो रेस्ट में है, सी जो है वो मोशन में। वो क्या है? मोशन में। अब केस 3 जरा दे लो। केस 3 ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है भाई? सी है। अब ऑब्जर्वर को मैंने सी ही ले लिया, ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है। सी ने भी जब दोनों डेफिनेशन पढ़ी उसको पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट लगा। क्या लगा? पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट लगा। तो सी ने अब पोजीशन वेक्टर इन दोनों को बनाया। कैसे? अपने आप को रेफरेंस पॉइंट बना के। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जैसे जैसे गाड़ी आगे चलेगी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए चेंज होता जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सी ऑब्जर्वर चेंज हो रही है। तो ये कहेगा चाहे आप ए की बात करो या बी की बात करो, दोनों के दोनों मोशन में है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। अगर पोजीशन वेक्टर बॉडी की चेंज हो रही है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो मोशन में, नहीं हो रही है तो रेस्ट में। ओके, अब यहां पे जरा खेल देखो। जब ऑब्जर्वर ए है तो बी जो है वो रेस्ट में है,
जब ऑब्जर्वर सी है, बी जो है वो मोशन में। ऑब्जर्वर ए है तो बी जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर सी है तो बी जो है वो मोशन में। इसी तरह यहां पे जरा देखो, ऑब्जर्वर जब बी है, ए जो है वो रेस्ट में है, और जब ऑब्जर्वर सी है, ए जो है वो मोशन में है। ए यहां पे रेस्ट में है, यहां पे मोशन में है, बी यहां पे रेस्ट में है, यहां पे मोशन में। खेल देख रहे हो? जैसे ही ऑब्जर्वर चेंज हो गया, यहां पे ऑब्जर्वर ए था, बी रेस्ट में था, ऑब्जर्वर सी कर दो तो बी मोशन में आ रहा है, स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज हो रही है। ऑब्जर्वर चेंज, स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज। इसीलिए एक फेमस स्टेटमेंट है, एक फेमस लाइन है कि जो मोशन एंड रेस्ट है, नोट लिख के यहाँ पे लिख लो कि जो रेस्ट एंड मोशन है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब दैट इज दे डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। रिलेटिव टर्म मतलब ऑब्जर्वर डिपेंड करती है, मतलब ऑब्जर्वर चेंज तो स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज, यानी मोशन, जो बॉडी आपको रेस्ट में दिख रही थी वो यहाँ पे मोशन में होगी, जो बॉडी रेस्ट में दिख रही है वो वहाँ पे मोशन में होगी। ऑब्जर्वर चेंज, मोशन, और रेस्ट जो है बॉडी का वो चेंज होगी। हो गया कि नहीं? और H.C. वर्मा यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसलिए H.C. वर्मा लिख लेते हैं, जो रेस्ट एंड मोशन है, रेस्ट एंड मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड द ऑब्जर्वर। दिख रहा है क्या कहा? HCV ने क्या कहा? H.C. वर्मा सर ने कहा कि रेस्ट एंड मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एंड ऑब्जर्वर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब तक आप ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करोगे तो मोशन और रेस्ट की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन नहीं होगी। आप तब तक किसी बॉडी को नहीं कह सकते ये मोशन में, रेस्ट में है, जब तक आप ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करोगे। इसीलिए इसका यही मतलब है कि कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एंड ऑब्जर्वर, मतलब कि जब तक आप ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करोगे आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी रेस्ट में, मोशन में। तो ये सिर्फ बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं, ये बॉडी और ऑब्जर्वर के कंबाइंड प्रॉपर्टी है। ठीक है? बॉडी मिसिंग है, ऑब्जर्वर है, तो रेस्ट एंड मोशन आप डिफाइन नहीं कर सकते। बॉडी है, ऑब्जर्वर ही नहीं है, तब भी रेस्ट एंड मोशन आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट एंड मोशन है। तो ये था रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट। ठीक है? रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट। ठीक है, ये था। अब एक और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देख लो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, एंड ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ये क्या है? हमारा ओरिजिन है, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस पॉइंट है, इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप ट्रेन में हो, H.C. वर्मा सर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप ट्रेन में हो, किसी कंपार्टमेंट में बैठे हो, तो ट्रेन में कुछ डाकू जो है वो घुस गए। उन्होंने बंदूक लिया, गन ले लिया, और आपके और पॉइंट आउट किया, कहा कि आप जहां पे हो वहीं पे खड़े रहो, हिले तो गोली सारे भेजे में घुसा दूंगा। तो सारे जो है अपने अपनी जगह रहेंगे। ट्रेन जा रही है, बट ट्रेन में आप अपनी अपनी जगह पे हो, हिल नहीं रहे हो। जब आप रॉबर को रॉबर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आप सारे जो कंपार्टमेंट जो है वो रेस्ट में है। वो क्या है? रेस्ट में है। जबकि अगर कोई आदमी ट्रेन के बाहर ग्राउंड पे है, उसके रेस्पेक्ट में तो आप मोशन में हो, क्योंकि ट्रेन तो आगे जा रही है, ट्रेन आगे जा रही है, साथ में आप भी आगे जा रहे हो, तो उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो। रॉबर के रेस्पेक्ट, डाकू के रेस्पेक्ट में आप तो रेस्ट में हो। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ट्रेन है। ट्रेन यहाँ पे आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। ठीक है?
ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में भी हो सकती है, नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल भी सकती है रेस्ट में। यानी ग्राउंड जो है, अगर आप ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो ग्राउंड यहाँ पे रेस्ट में, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ट्रेन है वो चल रही है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ठीक है ना, समझे आप। हाँ, तो ये रेस्ट मोशन। तो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्या समझा, हमने समझा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमने समझा रेस्ट एंड मोशन का क्या कंसेप्ट है। इसके बाद हम अब इजीली डिफाइन कर सकते हैं क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लिख लो कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी इज सेड टू बी, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्योंकि भाई साहब बहुत हो गया। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या जिसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। कब कहोगे, when it's only one coordinate, when it's only one coordinate change simultaneously या at a time, simultaneously क्या, at a time एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए at a time। it means that, अभी लिख लो इसके बाद समझाता हूँ। it means that when a body moves parallel या एंटी पैरेलल to the x axis, y axis या z axis, then body is said to be in motion in a straight line, then body is said to be in motion in a straight line। मतलब ये रही हमारे पास x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये रहा z एक्सिस, ये रहा हमारे पास बॉडी। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट, z1 कोऑर्डिनेट। जब ये बॉडी पैरेलल टू y एक्सिस चलेगी या एंटी पैरेलल टू x एक्सिस की बात है यहाँ पे, जब ये बॉडी पैरेलल टू x एक्सिस चलेगी या पैरेलल टू y एक्सिस, जब ये बॉडी पैरेलल टू x एक्सिस चलेगी या एंटी पैरेलल टू x एक्सिस चलेगी, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन व्हेन इट्स ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए। 3D में थोड़ा मुश्किल होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे देख लो। ये रहा इसका कोऑर्डिनेट x1, y1। 2D में आप थोड़ा समझ लो, अगर ये बॉडी पैरेलल चलेगी, पैरेलल टू x एक्सिस या एंटी पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे ये पैरेलल टू ये चलेगी तो इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस चलेगी तो इसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा जब बॉडी पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस चलती है तो तब हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, ये। क्योंकि इससे क्या होता है कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एट अ टाइम चेंज हो जाता है। तो कहने वाली बात ये है कि आप तब कहोगे कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है जब इसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो एट अ टाइम। वो तभी पॉसिबल है जब बॉडी या तो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू z एक्सिस चल रही है या एंटी पैरेलल चल रही है। दिस इज ऑल, आज के लिए ये बहुत काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मैं